अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मगर इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने ना, ये आपको मैं हल्का सा दिखा दूँ, देखें जैसे मैंने लिखा हुआ ना, ये सारा पेपर में आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो मैंने आपको सारा लिख के दे दिया, ये आपने पेपर में ऐसे एज इट इज़ छापा लगाना है, ठीक है। मगर थोड़ा सा ना चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपको लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, मैं बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ें बताऊँगा ताकि पेपर में आप अच्छे तरीके से लिखें और पूरे नंबर आए। मगर चीज़ को थोड़ा बहुत समझना भी तो ज़रूरी है। अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट्स थे, इफ़ यू रिमेंबर। वो दोनों पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताए थे कि जो फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है जी, फिजिक्स के जो लॉज होंगे वो सेम माने जाएंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। और दूसरा हमने ये बात की थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है हर ऑब्जर्वर के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ ली। अच्छा, फिर उसके बाद अब ना हमारे पास इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जो हमने ना इसके जो रिजल्ट्स हैं, इन तीनों रिजल्ट्स में हमने एक टर्म पढ़नी है, एम नोड, एल नोड, टी नोड। अच्छा, फिर उसके बाद एक अकेला एम, फिर एक अकेला लेंथ और एक अकेला टी। अब ये जो हमने टर्म्स पढ़नी है जिनके साथ नोड लगा होगा, देखें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। अब उनमें से याद रखिएगा, एक ऑब्जर्वर जो रेस्ट पे होगा, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर जो भी रीडिंग्स लेगा ना, हमने उसके साथ नोड लगा देना है। ठीक है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट जो भी रीडिंग लेगा वो हम उसके साथ नोड लगा देंगे। और दूसरी रीडिंग जिसके साथ नोड नहीं लगा होगा, ये वो ऑब्जर्वर ने मेजरमेंट्स ली होंगी जो ऑब्जर्वर रिलेटिविस्टिक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा। ऐसा ऑब्जर्वर जो किस पे ट्रेवल कर रहा होगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा, वो अपनी मेजरमेंट्स जो लेगा उन मेजरमेंट्स के साथ हमने नोड नहीं लगाना, सिंपल हमने उसको लिख देना है। ये नोटेशंस हैं जो कि यूज होनी है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी इनसे परेशान ना हो। मैंने ये तीन ही क्यों नहीं, क्योंकि रिजल्ट में मैस वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन तीन रिजल्ट हैं, इसलिए हम ये तीन क्वांटिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है, बल्कि यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, रिलेटिविस्टिक स्पीड ऐसी स्पीड, द स्पीड विच अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट। अप्रोचेज टू मुराद, मैं कहता हूं जी ऐसी स्पीड जो 0.95 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो। मैं कहता हूं ऐसी स्पीड जो 0.866 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट हो। एक ऐसी स्पीड जो 0.8 सी है, एक ऐसी स्पीड जो 0.9 सी है। यानी अगर आप देखें, ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा बस आ रही हो, कुछ फ्रैक्शन आ रही हो, उस स्पीड को हम रिलेटिविस्टिक स्पीड का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि द स्पीड विच इज सम फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप इसको देखें तो ये 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बनता है, ये 86.6% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बनता है। तो जो स्पीड्स रिलेटिविस्टिक स्पीड होंगी वो स्पीड्स रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये भी बात हो गई। फिर इसके बाद एक ना हमारे पास मैथमेटिकल एक टर्म यूज होनी है कि ये जो अंडर रूट है ना 1 - v²/c², ये आपको आगे ना बड़ा यूज नजर आना है। अच्छा, अब यहां पर इस रिलेशन में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो v है, ये v है रिलेटिविस्टिक स्पीड। ये जो ऊपर वाला v आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा, ये वाला v, ये कौन सा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड है। नीचे वाला स्पीड ऑफ लाइट है। अच्छा, अब रिलेटिविस्टिक स्पीड ज्यादा होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट। वीडियो को स्टॉप करके सोच लें। तो अब आप जारी बात है, रिलेटिविस्टिक स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट का कुछ हिस्सा है बस, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही बड़ी है, इसका मतलब अभी भी c v से बड़ा ही है, मगर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, करीब करीब है। अच्छा, फिर अब अगर इस फैक्टर में ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू स्मॉलर है और नीचे वाली वैल्यू लार्ज है। तो जब मेरी बात सुने, जब आप छोटी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अच्छा, जब 1 से छोटा आंसर आएगा, v²/c² का आंसर 1 से छोटा आएगा। आप 1 में से माइनस करेंगे उस वैल्यू को तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। अच्छा, आप जब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर होना है ना, ये वाला फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1 आया करता है, ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। अब इस
चीज को, क्योंकि अब ये हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखिए ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ईमानदारी की बात है मेरा पुत्र, अभी तुम देखना कि ये टॉपिक तुम्हारा जाना कहाँ पे है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस, जिन्होंने इन्हें मिलकर ना पूरे टॉपिक के अंदर जो है ना वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसको मैं कैसे याद रखूँ। तो मैंने ये बड़े जबरदस्त ट्रिक निकाली इसको याद रखने की। अच्छा फिर अब अगली बात जरा देखें यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब है कि ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर अब हो गया अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये हमेशा 1 से छोटा आया करेगा। ओके डन यहां तक। चलो जी अब हम चलते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स हैं। अच्छा ये बात मैं आपको दोबारा बता दूं, ये वाली जिनके साथ नोड लगा होगा वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस होंगी जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशंस ली होंगी, और ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो रिलेटिविस्टिक स्पीड पर ट्रेवल करते हुए ऑब्जर्वर ने ली होंगी वो नोड के बगैर हम लिखेंगे। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स। ये लॉन्ग में लिखा हुआ आएगा आपको, डिस्क्राइब, या वो कह देगा डिस्क्राइब टाइम डिलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 रिजल्ट्स हैं सीधा जो हम यूज कर रहे हैं अभी, जो आज के लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें से कोई 2 भी आपको दे सकता है। अच्छा सबसे पहले आपने पेपर में ऐसे ही हेडिंग बनानी है, टाइम डिलेशन। आगे का लिखना जी, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम कहते हैं जी कि टाइम जो है ना वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी, जबकि रिलेटिविटी कहती है कि टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे देख लेते हैं अभी हम। अच्छा अब ये जो रिलेशन है, दूसरे नंबर पे आपने हेडिंग बनानी है रिलेशन। ये रिलेशन होता है जी, इसकी डेरिवेशन हमारी किताबों में नहीं है। टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब देखें अब ये चीज आपको कितनी आसान लगेगी। टी कौन सा टाइम होगा, टाइम ऑब्जर्व्ड बाय टी वाला, ये वो टाइम होगा जो उस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया होगा, जो कि स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा। हम लोग इसीलिए इस टाइम को रिलेटिविस्टिक टाइम भी बोलते हैं। और टी नोट कौन सा टाइम होगा, जो टाइम ऐसा टाइम जो किस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया होगा, किसी भी इवेंट का टाइम जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया होगा। और इसी टाइम टी नोट को हम प्रॉपर टाइम या रेस्ट टाइम भी कहते हैं। अच्छा वी क्या है, रिलेटिविस्टिक स्पीड। रिलेटिविस्टिक स्पीड क्या होती है, द स्पीड विच इज सम परसेंटेज ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये वाला जो फैक्टर है इसी इक्वेशन में, ये हमेशा 1 से क्या है, छोटा है। अब देखो कितनी आसानी हो गई है, वो ऊपर वाली बात ने आपको कितनी आसानी दे दी है आपको पता भी नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा अब ये जो अंडर रूट ये आ गया, ये हमेशा 1 से क्या आएगा जी, छोटा आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर अब ये 1 से छोटा है तो ऊपर वाले रिलेशन के मुताबिक कहता है कि ये जो टी होगा ना, ये टी नोट से बड़ा होगा। लो अब ये चीज है बस समझने वाली जरा, कि ये कैसे। देखिए ये पेपर में आपने ऐसे लिखना जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, ऐसे छापा लगा देना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा अब ये कैसे आया कि टी ग्रेटर देन टी नोट। देखें रिलेशन है टी इज इक्वल टू टी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला पूरा फैक्टर, ये वाला पूरा फैक्टर 1 से छोटा है। तो चलो एक काम करके देखो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये टी नोट, अच्छा 1 से छोटी कोई सी भी वैल्यू लिख लो। लेट्स सपोज मैं 0.1 लिख लेता हूँ, 1 से छोटा ही है ना यार। अब ये बेसिकली ये बनता है 1 ओवर 0.1 इंटू टी नोट। तो ये जब एक चीज डिनोमिनेटर में छोटी है तो जब आप उसको 1 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका आंसर आएगा 10 टी नोट। ये आएगा 10 टी नोट। इसका मतलब है कि आपका टी जो है वो टी नोट से 10 गुना ज्यादा हो गया। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू स्मॉल होगी तो जब वो ऊपर जाएगी तो वो ग्रेटर हो जाएगी। इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है, जब इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, जब ये यहां पे जाती है तो 1 से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि टी जो है वो 2 टाइम्स टी नोट आया, टी जो है वो 3 टाइम्स टी नोट आया। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि टी नोट से बड़ा होगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला है, यहां से रिजल्ट ये निकला है कि मूविंग ऑब्जर्वर यानी रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा वो किसी टाइम वाले इवेंट का टाइम नोट करेगा, तो वो टाइम ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑब्जर्वर। इसकी एक सस्ती सी एग्जांपल है जो कि हर जगह पर चलती है, कॉमन सी एग्जांपल है कि देखिए सपोज करें टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं कि 2 भाई हैं, 2 जुड़वा भाई हैं। ठीक है, अच्छा अब एक भाई जो है ना उसको हमने जमीन पे रहने दिया। ठीक है, वो सपोज करें 10 साल का था अभी, और एक भाई है जिसको हमने भेज दिया किसी ऐसे स्पेसशिप में जो बहुत हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहा है। अच्छा अब कुछ सालों के बाद जब वो वापस आया, सपोज करें 20-30 साल बाद वो बंदा वापस आया, जब उसका दूसरा भाई, तो वो जो वापस आया वो जवान ही रह गया, और जो नीचे था बेचारा वो कहता है यार मैं तो 40 साल का हो गया, मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है अब। ठीक है, यानी कि बताने का मकसद ये है कि जब आप ज्यादा हाई स्पीड पर ट्रेवल करते हैं तो टाइम डिले हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं, अब कई लोग सोचेंगे कि लो इसका मतलब है कि हम भी हाई स्पीड पर चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी। जो तो जितनी लिखी है उतनी होनी है। हाँ, आपका जो एजिंग प्रोसेस है हाई स्पीड्स के ऊपर स्लो डाउन हो जाता है।
जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारी एज कम हो गई है। तो हाई स्पीड्स के ऊपर एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। और ये याद रखें कि हाई स्पीड्स के ऊपर जो टाइम ऑब्जर्वेशंस हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑब्जर्वर। अब इसकी एक एग्जांपल भी छोटी सी हम करते हैं आगे। तो कहता है जितने भी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन तमाम में अप्लाई किया जा सकता है। अब कैसे कर सकते हैं, डेट इज़ नॉट अवर टॉपिक, वो एक लंबी कहानी निकल जाएगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि एजिंग प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है एट हाई स्पीड्स, इसलिए वो बंदा जो भाई उसका जो वापस आया स्पेसशिप से वो जवान था। अच्छा, अब इसको चले अब एक एग्जांपल से भी समझते हैं। सपोज करते हैं कि कहते हैं कि एक ट्रेवलर है, वो ना एक प्लेन में मूव कर रहा है 0.8 सी से, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो 0.8 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है। और उसने एक बुक को ओपन किया। द इवेंट टेक्स 1 सेकेंड एज मेजर्ड बाय द ट्रेवलर। कहता है उसने देखा कि यार बुक को खोलने में ना सिर्फ कितने सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। अच्छा, कहता है however a person standing outside the plane, कहता है मगर जो बंदा प्लेन से बाहर है उसको वो टाइम जो बुक को खुलने का जो टाइम है ना, कहता है उसको 1 सेकंड नहीं 1.7 सेकंड दिखा। अब ऐसे कैसे हो गया? अब जरा अब हमने इस चीज को देखना है। देखें कि यहां पर हम ये बात तो कह सकते हैं कि जो v है वो कितना है, 0.8 सी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आउटसाइड द प्लेन बंदा है, ठीक है, उसने उसी टाइम का टाइम कितना नोट किया, 1.7 सेकेंड। और जो उस इवेंट के अंदर है तो उसके टाइम को हम क्या देंगे, ये वाला टाइम कौन सा हो जाएगा, टी नोड, ठीक है, जो उस इवेंट के अंदर है। और ये जो बाहर है उसके लिहाज से रिलेटिव मोशन में है, उसने जो टाइम ऑब्जर्व किया वो 1.7 सेकंड है। अब कैसे देखें, आप एक काम करें, टी इज इक्वल टू टी नोड अंडर रूट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लें। जो टी नोड है मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो बंदा मौजूद है, ठीक है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से तो वो रेस्ट पे है ना, तो उसको हम रेस्ट ऑब्जर्वर मानेंगे ना। तो उसने जो कैलकुलेशन ली, सपोज करें वो जो रीडिंग ली वो कितनी आएगी, 1 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा अब v की जगह पे 0.8 सी पुट करें और ऊपर तो स्केयर आएगा ना, और नीचे भी c का स्केयर है, ठीक है। अब ये c का स्केयर तो c के स्केयर से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस 0.8 का स्केयर, क्योंकि c स्केयर ऊपर आएगा तो c स्केयर से कट जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अराउंड अबाउट 1.7 सेकेंड आएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई स्पीड जो बंदा रिलेटिव मोशन में, यानी कि जो अंदर वाला बंदा है, प्लेन के अंदर वाला बंदा रेस्ट के लिहाज से, ठीक है, वो रेस्ट ऑब्जर्वर कंसीडर हुआ। तो बाहर वाले बंदे के लिहाज से तो वो मोशन में है, तो वो मोशन वाले ने जो ऑब्जर्व किया है वो कितना है, 1.7 सेकेंड। और जो रेस्ट वाले ने ऑब्जर्व किया है वो कितना है, कितना आ गया अपना, वो 1 सेकेंड था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी किसकी तरफ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द रिलेशन फॉर द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से पता चल रहा है लेंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, यानी लेंथ का कम हो जाना। तो एक बात तो यहाँ से साफ नजर आ रही है कि हाई स्पीड्स के ऊपर जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि स्मॉलर हो जाएगी। चलो अब हम इसको पहले तो ये रिलेशन ये है, उसमें क्या था कि ये जो फैक्टर था ना 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे ये ऊपर ही है, एल नोट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब बताइए मुझे एल नोट कौन सा टाइम, कौन सी लेंथ होगी, प्रॉपर लेंथ, यानी कि वो लेंथ जो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की होगी, और एल कौन सी लेंथ होगी, जो रिलेटिविस्टिक स्पीड वाले ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। और उसके बाद जो v है वो क्या है, रिलेटिविस्टिक स्पीड है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसमें भी वही बात कर दी कि जो ये वाला फैक्टर है ये हमेशा 1 से क्या है, छोटा है। तो अब जब ये 1 से छोटा होगा तो मजे की बात देखें, सपोज करें मैं कहता हूं जी l इज इक्वल टू 0.1 एल नोड, तो अब की बार तो ये वाला फैक्टर ऊपर ही है, तो अब ये 1 से थोड़ी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब की बार आपका आंसर जो आएगा, इसका मतलब है एल नोड से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब है, अब देखें जो रिजल्ट क्या निकला कि जो ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है, यानी ऐसा ऑब्जर्वर जो हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा और वो लेंथ को मेजर करेगा, वो शॉर्टर हो जाएगी, वो लेंथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी भी एग्जांपल कह सकते हैं। और उसके बाद कहता है, अभी इसकी एग्जांपल आ जाती है, आगे टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद कहता है इट अकर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी। एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। देखें ये सपोज करें ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, अच्छा, और यहां पे हमारे पास एक पॉइंट है बी। अब जरा गौर से समझना, एक बंदा, ठीक है जी, रेस्ट पे है, यहां पे ये रेस्ट वाला ऑब्जर्वर है, ये लेंथ को हम एल नोट बोल देंगे। यार इस बंदे के लिहाज से ना ये जो ए से बी तक इसने ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, और इसने कहा कि यार ये जो ऑब्जर्वेशन आ रही है ना, सपोज करो ये आ रही है 10 मीटर। अच्छा, अब एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि बहुत हाई स्पीड पे, वो दौड़ता दौड़ता बड़ी हाई स्पीड पे, ऐसी स्पीड जो स्पीड ऑफ मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड पे दौड़ा रही है इसको हमने। ये जो ऑब्जर्वर रीडिंग लेगा डेट विल बी एल, और ये जो रीडिंग है
ये रीडिंग अब 10 मीटर नहीं आएगी, लेट्स सपोज ये 7 मीटर आएगी, और ये वाकई ये रियलिटी है, ये कम आएगी, ये ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि जब ये हाई स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है तो हाई स्पीड पर जो ऑब्जर्वर ट्रेवल कर रहा होगा वो जो ऑब्जर्वेशन लेगा वो कितनी आएगी, वो रेस्ट वाले ऑब्जर्वर से कम आएगी। तो एक तो ये इसको मतलब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, ये ए से बी तक ये बंदा जा रहा है, मुझे बताओ अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिहाज से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। अच्छा, अगर मैं कहता जी यार मैंने डिस्टेंस मालूम करना है ए से बी तक और ये बंदा इधर को जाना शुरू कर दे, यानी कि सपोज करें मैं कहता हूँ मैंने ना ये हाथ से यहाँ तक, यहाँ से ना यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अब ये मार्कर को मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं डिस्टेंस मेजर करना है इन दोनों के दरमियान, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा ना। अब मैं क्या करूँ कि मैंने, चलो सपोज करो मैंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेजर करनी है और मैं जा इधर को रहा हूँ, पी हुई है भाई, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन उस वक्त अकर होगी जब ऑब्जर्वर उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में उसने रीडिंग लेनी है, यानी लेंथ को ऑब्जर्व करना है। अब मैं कहता हूँ जमीन से सूरज तक या जमीन से स्टार तक का मैंने डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं जमीन पे गिड़े लगाता रहूँ, ठीक है, तो वो तो लेंथ कैसे मैं मेजर कर सकूंगा। ओके हो गया, ये बात है, इस पॉइंट का ये मतलब था। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जाम्पल एक दी है। अच्छा, यहाँ पे पहले एप्लीकेशन में देख लें, वही डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, ठीक है, इसी रिलेशन की मदद से, ठीक है, मगर उसकी कैलकुलेशन वगैरह नहीं है हमारी बुक में, बस आप जैसे इसको याद रख लीजिए, जैसे हेडिंग्स बताई हैं ऐसे ही पेपर में छापा लगाना है। अच्छा, एग्जाम्पल में ये कहता है एक ट्रेन है वो 100 मीटर लंबी है, ठीक है, बट व्हेन मूविंग एट 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो ये है एल नोड है, ठीक है, कहता है जो ट्रेन की ओरिजिनल लेंथ है ना वो 100 मीटर है, मगर जब ये 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी 0.8 सी से ट्रेवल कर रही होती है, तो अब जो ऑब्जर्वर बाहर ऑब्जर्व करेगा ना इसको, ठीक है, रिलेटिविस्टिक ऑब्जर्वर जो आउटसाइड का ऑब्जर्व होगा ऑब्जर्वर, वो जो रिलेटिविस्टिक लेंथ ऑब्जर्व करेगा, कहता है वो लेंथ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर आएगी। चलो अब इसको भी हम करके देखते हैं। देखो L इज इक्वल टू एल नोड, हम अभी ये हमें नहीं पता, सपोज करें। अच्छा, एल नोड कितना है 100 इंटू 1 माइनस वही 0.8 सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का स्क्वायर, ठीक है, तो अब ये बनेगा 100 इंटू 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर। अच्छा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखिएगा राउंड अबाउट ये तकरीबन 60 मीटर के करीब ही आएगी। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो 60 मीटर हो गई, यानी 40 मीटर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो हाई स्पीड्स के ऊपर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद है मैस वेरिएशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो मैस है वो भी ऑब्जेक्ट का एक जैसा नहीं रहता। आप बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल करें, आपका मैस झूले लाल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यस ऐसा ही है। अब एक बंदा कहता है यार मेरा मैस 70 किलोग्राम है, हम उसको किसी स्पेसशिप में भेज देते हैं ना जो बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा हो, तो भाई उसका मैस ज़्यादा हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। तो इसका रिलेशन बिल्कुल टाइम डायलेशन वाला ही है। m इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय नोट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब m नोट कौन सा मैस होगा? रेस्ट मैस, जिसको हम रेस्ट मैस या प्रॉपर मैस बोलेंगे, यानी वैसा मैस जो ऑब्जेक्ट का मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और m कौन सा होगा? रिलेटिविस्टिक स्पीड पे जो ट्रेवल कर रहा होगा वो मैस होगा। v रिलेटिविस्टिक स्पीड है, c स्पीड ऑफ लाइट है, ये वाला फैक्टर ये 1 से क्या है? छोटा है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। तो फिर यहाँ पे पता चला कि अब ये भी सेम वही जिस तरह टाइम में था, तो ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो m जो होगा वो m नोट से बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि जो मूविंग मैस है वो हमेशा रेस्ट मैस से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी एग्जांपल करना चाहें तो चले आप इसको एक एग्जांपल करना। सपोज करें एक बंदे का जो रेस्ट मैस है ना वो 70 किलोग्राम है, और अगर हम उसको 0.8 सी से ट्रेवल कर दें तो बताएं उसका मैस कितना होगा, कमेंट में बताइएगा। और देखिएगा कि 70 से ज़्यादा आता है कि कम आता है। तो एक तो बात कन्फर्म है कि ज़्यादा आएगा। अब देखिएगा वो कितना बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब यार ये जो 2 पॉइंट्स है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कहता है कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। कहता है क्या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है? हम रियल लाइफ में तो ऐसे रिजल्ट नहीं देखते ना। क्या आप अपनी रियल लाइफ में कभी आपने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस वेरिएशन का नाम सुना? आप तो हमेशा स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि यार मैस कभी भी चेंज नहीं होता, मगर हाई स्पीड्स के ऊपर चेंज हो जाता है। एक बंदा कहता है भाई मेरी घड़ी के ऊपर इतना टाइम हुआ है, दूसरा भी अर्थ के ऊपर कहता है मेरी घड़ी पे भी इतना टाइम हुआ है। कभी किसी ने सुना हो कि एक बंदा गया है मेरी घड़ी पे 4:10 हुए, अगर खराब ना हो सही हो तो एक कहेगा मेरी घड़ी पे 4:20 हुए। नहीं, मगर वही क्लॉक अगर आप किसी स्पेसशिप में ले जाएंगे जो बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली टाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप चले जाए जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको स्पेसशिप में जाने का शौक हो। अच्छा, कैन अ मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा सपोज करते हैं यार अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर भी गया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसकी स्पीड ऑफ लाइट हो ही गई है, सपोज कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा ये रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर जाता है तो क्या होगा। चले t इज इक्वल टू रिलेशन निकालें, t नोट 1 माइनस वी की जगह पर भी अब c लगा दें, सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा 1 - 1, वो तो 0 आ जाएगा, तो 0 का अंडर रूट भी 0, तो इसका मतलब है समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड पर ट्रेवल करेगा तो उसका जो टाइम है वही, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट हो गया, अप्रोचेस भी नहीं, बल्कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल मूव करेगा तो भाई वो जो टाइम ऑब्जर्व करेगा वो टाइम ही इनफाइनाइट होगा, यानी कि टाइम ही ऑब्जर्व नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, पॉसिबल ही नहीं है ये। अच्छा, फिर अगर मैं m की बात करूं तो इसी तरीके से m भी आएगा, इनफाइनाइट आएगा। जब m इनफाइनाइट आएगा इसका मतलब है फोर्स भी आपको इनफाइनाइट चाहिए होगी, तो ना तो ये फोर्स एग्जिस्ट करती है इनफाइनाइट, तो लिहाजा मैस भी। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को बिल्कुल भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं जा सकता, हाँ उसे अप्रोच कर सकता है। इसी तरह अगर मैं लेंथ की बात करूं तो L नोड 1 - v की जगह पर c आया तो c²/c², तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी ये a से b के दरमियान में अगर कोई बंदा मूव करे स्पीड ऑफ लाइट पे, तो उसको ये लगेगा कि इन दोनों के दरमियान में लेंथ है ही नहीं है, तो लिहाजा ये रिजल्ट्स हमारी अर्थ के ऊपर हम इनको अप्लाई नहीं करते। और दूसरी बात और भी ये कि डेली लाइफ में अब क्यों नहीं अप्लाई करते फिर हम, एक तो ये बात होगी कि अगर ये स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच कर जाएं, स्पीड ऑफ लाइट की अप्रोच नहीं सॉरी इक्वल हो जाएं, तो ये सारे रिजल्ट फेल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है हमारी जो अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है वो 30 km/s है, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। यानी अगर मैं इसको देखूं तो ये कितनी बनती है, ये बनती है 30,000 km/s। ठीक है यार, अब ये इतनी ज्यादा स्पीड है, 30,000 ही बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बनेगा 4, ये तो नहीं, यानी कि ये बनेगी 300,000। ठीक है, 3 × 10⁵ यानी 3 लाख km/s। अच्छा, अब ये जो स्पीड है यार, स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑर्बिटल स्पीड, इसका मतलब है ये स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में बहुत छोटी है। इसका मतलब हमारी रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में तो 0 हुई। इसका मतलब हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की कुछ परसेंटेज भी नहीं बनती भाई, बहुत ही कम परसेंटेज बनती है, बहुत ही कम फ्रैक्शन बनती है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये v 0 है, तो अब ऊपर वाले रिलेशंस जो हैं, तीनों रिलेशंस, आप t = t नोड 1 - v की जगह पे आप 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर ओवर c का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 - 0 कितना होता है 1, तो t नोड ओवर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा जो अब टाइम है वो t नोड ही आ गया। इसी तरह देखें आप बाकी रिलेशन में पुट करेंगे तो m जो है वो m नोड ही आ जाएगा, और l जो है वो क्या आ जाएगा, l नोड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर फिर ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट्स हमारी डेली लाइफ में क्यों प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारी अर्थ की जो स्पीड है उसके अंदर जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होने की वजह से वो 0 मानी जाती है। तो जब स्पीड ही हमारी 0 मानी जाएगी तो फिर t नोड, m नोड, l नोड में कोई फर्क ना रहा। इसीलिए हम अपनी डेली लाइफ में कभी भी इन रिजल्ट्स को, यानी कि रेस्ट टाइम, रेस्ट मैस या रेस्ट लेंथ को डिस्कस नहीं करते, हम जनरली मैस, लेंथ और टाइम की ही बात कर रहे होते हैं। मगर जब आप किसी बहुत हाई स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, स्पेसशिप वगैरह में या रॉकेट्स वगैरह में बहुत हाई स्पीड पर जब ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त इन रिजल्ट्स में तब्दीली आ जाती है। ठीक हो गया, तो यहां तक थी जी आपकी ये छोटी सी बातें इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लॉन्ग क्वेश्चन की। तो मुझे उम्मीद है कि अगर पेपर में आएगा तो आप ये एज इट इज ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ये एग्जाम्पल बेशक सोल्व ना कीजिएगा, अगर कर देंगे तो देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, लॉन्ग क्वेश्चन लेंथ ही हो जाएगा। और ये जो दो रिजल्ट्स हैं ना, ये वाले एंड वाले, ये आपकी बुक में मैथ्स वेरिएशन वाले टॉपिक में लिखे हुए हैं, मगर उसने कैलकुलेशंस नहीं की, तो जस्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि उसने पूछा क्या है ना, मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, तो आप कहेंगे इफ एन मटेरियल ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट देन टी विल बिकम इनफाइनाइट, मैस विल बिकम इनफाइनाइट, लेंथ विल बिकम 0 विच इज नॉट पॉसिबल। बात खत्म, आप कैलकुलेशंस ना करें, 2 लाइनों में लिख दें। इसी तरह व्हाई रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन डेली लाइफ, बिकॉज इन आवर डेली लाइफ the moving objects have very smaller speed, बहुत ही कम उनकी स्पीड होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। सो डेट इज वाई हमारी डेली लाइफ में टी जो होगा वो टी नोड ही रहेगा, एम जो है वो एम नोड ही रहेगा, जो एल है वो एल नोड ही रहेगी, तो इनमें कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी जो आपके दिमागों में आ रही होंगी, बट हमारी किताब में जितना लिखा है और हमने सिर्फ उसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।